बेसिक्स पार्ट की बात कर लेते हैं। बेसिक पार्ट क्या है, कैसे काम करता है, कैसे चलता है। तो बहुत सिंपल सी चीज है। जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो, आप लोग सबके पास पाइथन अवेलेबल है। जब आप लोग पाइथन इंस्टॉल करते हो तो पाइथन इंस्टॉल करने पर आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है। कल हमने देखा था आइडियली, लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था आइडियली वगैरह हमें मिलता है, ठीक है। और हमें क्या मिलता है, उसका एडिटर भी मिल जाता है बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में। नाउ द पार्ट इज व्हाट कि हमारे पास और क्या क्या चीजें मिलती है। जब आप पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हो तो आपके पास एक सिंपल सा फंक्शन होता है, कौन सा, हेल्प। जुपिटर इंस्टॉल कर लिया था सभी ने? ओके, मैं स्टार्ट करना और बता देता हूँ कैसे स्टार्ट करना है। आपने जुपिटर इंस्टॉल कर लिया था, इंस्टॉल करने के बाद आपने ऑन भी कर लिया होगा उसको, जुपिटर नोटबुक लेके। जो पार्ट आपके पास आया था, आपको क्या करना है, वहां पर एक न्यू का बटन आ रहा होगा और उसमें आपके पास नोटबुक लिखा हुआ आ रहा है। जैसे मेरे में पाइथन 3 लिखा हुआ है, वहां पर आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, नोटबुक लिखा हुआ आएगा। आपको उस नोटबुक पे क्लिक करना है। तो जैसे ये फाइल मेरी बनी हुई है ऑलरेडी, ये फाइल मेरी ओपन हो जाएगी। इस टाइप की फाइल आ रही होगी, इतना सारा नहीं लिखा होगा, उसमें एक सेल बना हुआ आ रहा होगा, ऐसा बॉक्स सा, ठीक है। उसके अलावा कुछ इस टाइप से आपको चीजें मिल रही होंगी ऊपर, कनेक्शंस, मतलब कनेक्शन आइकन्स आपको मिल रहे, सिंपली, ठीक है। इट्स वेरी इजी टास्क, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। हमारे को जब पाइथन हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो पाइथन के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलती है। टूल है, धीरे धीरे आ जाएगा। एकदम मैं सोच रहा हूँ कि टूल अभी से आना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा काम करोगे, चीजें करना स्टार्ट करोगे, थोड़ी परेशानी आएगी स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे सारी चीजें आपके हाथ में आती चलती है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना है, हमें क्या क्या चीजें मिलती है। तो हमारे पास एक सिंपल स्टेटमेंट होता है हेल्प का। हम हेल्प और पैरेंथेसिस लिखेंगे। ये सिंपल ब्रैकेट जो होते हैं उनको टेक्निकल वर्ड पे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं। मैंने पैरेंथेसिस लगाए एंड आई एग्जीक्यूट दिस पार्ट। मैंने उसको क्या करा, एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करना बहुत आसान है, सिंपल शॉर्टकट की। पहली चीज तो आप रन से एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट मैंने शॉर्टकट की से एग्जीक्यूट किया। आई एम यूजिंग व्हाट, शिफ्ट एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर दबाओगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा ये वाला सेल, ठीक है। अब इस सेल में जैसे ये हेल्प है, हेल्प जैसी हेल्प को चलाओगे तो ये इतना एक छोटा सा पार्ट आपको देगा, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए कि आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल मिलती है। आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारा काम आप ऑफलाइन लेके काम कर सकते हो। अब हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं, कीवर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं, टॉपिक्स हैं। तो वन बाय वन हम सारी चीजों को लेके चलेंगे। तो सिंपल सी चीज है, जैसे मेरे को क्या लेना है, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो मैंने पाइथन में कीवर्ड्स होते हैं मेरे पास, तो मैंने क्या लिखा, कीवर्ड्स लिखा। जो हेल्प के उसमें बॉक्स आता है ना, उसमें आपको क्या लिखना है, कीवर्ड्स लिखना है। और आप एक एंटर प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करने के बाद आप देखोगे सारे कीवर्ड्स खुल के मेरे पास आ गए। ये एक डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन बोले तो बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि जब कोई प्रोग्रामिंग बनाई जाती है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उस सॉफ्टवेयर के पीछे एक पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक्सेल में काम करते हो तो एक्सेल के हर फंक्शन का एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन है विद एग्जाम्पल्स। तो आप लोग उसको ओपन करके भी स्टडी कर सकते हो। दिस इज एन पार्ट। सीक्वल का काम करते हैं, सीक्वल में माई सीक्वल पढ़ रहे हैं, माई सीक्वल का भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो वैसे ही हर प्रोग्रामिंग का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेबल डिटेल्स आपको मिल जाती है, ओके। तो इसमें हमें कीवर्ड्स पता करने थे, कितने कीवर्ड्स होते हैं। ये कीवर्ड्स की डिटेल हमारे पास आ गई। पॉइंट समझ में आया, हेल्प वाला। अब पॉइंट क्या होता है, अब मैं आपको एक कहानी समझाने वाला हूँ। कहानी क्या, कि अगर आपको एक छोटा सा पार्ट भी लिखना है, जैसे A=10 लिखा है, इसकी पूरी बैकग्राउंड नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो हमारे पास है ना 5 चीजें होती हैं जो हमें एक्चुअली उसमें स्टडी करनी पड़ती है। किसके अंदर, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। What are these 5 things? The first one is what? Variable. 5 चीजें। पहला कौन सा पार्ट है, वेरिएबल्स, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ वेरिएबल्स की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन सी चीजें अपन स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट वन इज वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, टोकन्स,
and the next one is what? सभी लोग अटेंडेंस जरूर फिल कर देना अपनी। टोकन्स के बाद नेक्स्ट आता है आपका कौन सा? कांस्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आपके कीवर्ड्स, ओके। उसके बाद क्या आते हैं? कीवर्ड्स। तो हम एक एक करके सारी चीजें देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। मतलब वेरिएबल का डेफिनेशन क्या होता है? वेरिएबल बहुत सिंपली एक बात बोलता है, वेरिएबल क्या बोलता है? वेरिएबल इज व्हाट? अ टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन। कैसी लोकेशन होती है? टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन होती है। मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड तक ये मेमोरी अवेलेबल रहेगी। आफ्टर प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन ये मेमोरी आपकी क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। ओके, अब लोकेशन की बात है, मतलब ये जो बॉक्स है, ये जो मेमोरी क्रिएट करी है, दिस मेमोरी इज कॉल्ड व्हाट? टेम्परेरी मेमोरी। ये होता है आपका वेरिएबल। अब हर मेमोरी का एक कोई ना कोई आपके पास एड्रेस होता है। हर मेमोरी का कोई ना कोई आपके पास क्या होता है? एड्रेस होता है। अब द पॉइंट इज दैट टेम्परेरी, हम किसको टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन बोल रहे हैं? इस बॉक्स को बोल रहे हैं। इसको बोल रहे हैं, इस बॉक्स को हम क्या बोल रहे हैं? टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन बोल रहे हैं। तो मतलब ये एक मेमोरी स्पेस है जिसके अंदर आप कोई भी डेटा आइटम या कोई भी डेटा मेंबर्स आप स्टोर करके रख सकते हो। नाउ द पॉइंट इज व्हाट, कि अगर मैं इस मेमोरी लोकेशन को हर बार इस नंबर से आइडेंटिफाई कर सकता हूं, है ना? आइडेंटिफिकेशन के लिए अभी तो मेरे पास एक ही चीज है, क्या? मेमोरी का एड्रेस। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये टेम्परेरी है। जितनी बार मैं इसको जनरेट करूंगा उतनी बार ये एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो हर बार नया एड्रेस तो हम याद नहीं रख सकते। तो अब हमने क्या करा? हमने एक छोटा सा दिमाग लगाया। हमने बोला क्यों ना हम इसका क्या करें? एक नाम रख लेते हैं इस मेमोरी लोकेशन। तो हमने इस मेमोरी लोकेशन को एक नाम दे दिया, क्या? नम। इसको नाम दे दिया, नाम, इस मेमोरी लोकेशन को। इस मेमोरी लोकेशन को जब मैंने नाम दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नम क्या है? ये नम एक वेरिएबल है। क्यों है ये वेरिएबल? क्योंकि इस मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? नम कर रहा है। और तो फिर नम क्या हुआ? नम की अगर सिंपल सी बात करें, व्हाट इज नम? तो नम इज व्हाट? इट्स कॉल्ड व्हाट? आइडेंटिफायर। होता है ना? आप क्या हो? एक टेम्परेरी वेरिएबल हो, आज हो कल नहीं हो सकते, ठीक है? तो योर बॉडी इज व्हाट? टेम्परेरी वेरिएबल, बट योर नेम इज व्हाट? आइडेंटिफायर, ठीक है? सो ये क्या हो गया? आपका नेम जो है वो क्या हो गया? आइडेंटिफायर हो गया। अब हम इस नम को क्या बोल रहे हैं कि इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है? नम है। अब मुझे बार बार एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इस मेमोरी लोकेशन को किससे आइडेंटिफाई करूंगा? नम से आइडेंटिफाई करूंगा, जो उसका नेम। तो क्या हम इस नम को वेरिएबल्स बोल सकते हैं? इस नम को हम क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल बोल सकते हैं, क्योंकि वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, ये वेरिएबल नेम हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? अब पॉइंट क्या था? अब पॉइंट था कि भाई इसके अंदर आएगा क्या? सपोज मैंने इसके अंदर क्या कर दिया? मैंने इसके अंदर लिख दिया क्या? 10। क्या लिखा इसके अंदर? 10। इसके अंदर क्या लिख दिया हमने? 10 लिख दिया। सो दिस 10 इज व्हाट? क्या है ये 10? एक डेटा है। एक डेटा है ना, 10 तो एक नंबर है, एक डेटा है। पर ये डेटा कैसा है? तो हमारे पास है ना एक सीरीज होती है, किसकी? कॉन्स्टेंट्स की। किसकी सीरीज होती है? कॉन्स्टेंट्स की। अब कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से होते हैं? कॉन्स्टेंट समझना, कॉन्स्टेंट कौन कौन से होते हैं? पहला कॉन्स्टेंट क्या होता है? तो इसको ठीक है, पहला कांस्टेंट कौन सा होता है? इंटीजर के बारे में सुना है? इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? एनी आइडिया? इंटीजर नंबर, कौन से नंबर्स? 1 2 3 4 5 6, these are called what? इंटीजर नंबर्स। ये ध्यान रखना है।
वर्ड्स बोलूंगा, ये नॉर्मल जनरल वर्ड्स है, ये प्रोग्रामेटिकल वर्ड्स नहीं है, ये जनरल वर्ड्स है, ये मैथ्स के हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज व्हाट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, या इसका एक सीधा साधा आपको वर्ड बताता हूँ, दैट वर्ड इज कॉल्ड व्हाट, फ्रैक्शनल वैल्यूज। सुना है फ्रैक्शनल वैल्यूज कौन सी होती है? फ्रैक्शनल वैल्यूज इज व्हाट, 1.2, 1.3, तो इस टाइप की जो वैल्यूज होती है जिनके बाद डॉट के बाद प्रिसिशन आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलते हैं। थर्ड वन इज व्हाट, कि हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं बेसिकली ABCD, ठीक है, कैरेक्टर्स होते हैं, बट पाइथन के अंदर हमारे पास सीधा क्या होता है, स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग मतलब किसी का भी नाम हमने लिख दिया अरुण, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग क्या है, ये अरुण क्या है, स्ट्रिंग है। तो अब प्रॉब्लम क्या थी, अब प्रॉब्लम टास्क ये था कि भाई ये कौन डिसाइड करेगा कि इसके अंदर इंटीजर वैल्यू आएगी या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा या क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस क्लासरूम में बैठे हो वो क्लासरूम क्या है, मेमोरी लोकेशन है, आप उस क्लासरूम में आ सकते हो। अब आपको 2:30 बजे का टाइम दिया गया, तो उस 2:30 बजे कौन इस क्लासरूम के अंदर आ सकता है, कौन सा वाला डेटा आएगा, जिसको पाइथन पढ़ रहे हैं, एक्सेल वाला डेटा आएगा उसके अंदर, नहीं आएगा। सो यही चीज होती है कि कोई मेमोरी लोकेशन आती है तो आपको डिसीजन लेना होता है कि उसके अंदर किस टाइप का डेटा आएगा, इंटीजर डेटा स्टोर करना है हमको उसके अंदर या न्यूमेरिकल डेटा स्टोर करना है, कैसा डेटा स्टोर करना है। ये बॉटल मैंने रख दी, दिस इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, वेरिएबल, कंटेनर है, लोकेशन है ना, क्या स्टोर करोगे इसके अंदर, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि हमने बॉटल बोला ना, ये बॉटल है, तो ये क्या स्टोर करेगी, लिक्विड फॉर्म की चीज। अब इसमें एक चीज फिक्स है, एक कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, इसमें लिक्विड फॉर्म ही जाएगा और कोई फॉर्म नहीं जाएगा, ठीक है। वो बात अलग है, जबरदस्ती को डाल दो तो वो अच्छा लगे, ठीक है, लिक्विड फॉर्म जाएगा। बट अगर मैं बात करूं मटेरियल के बेसिस पे, वाटर भी स्टोर कर सकता हूँ, दूध भी स्टोर कर सकता हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी स्टोर कर सकता हूँ, सॉस भी स्टोर कर सकता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डायनेमिक फॉर्मेट आ रहा है, मेमोरी लोकेशन है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि इसके अंदर मिल्क रखना है या फिर वाटर रखना है, आप कुछ भी रख सकते हो। तो ये डिसीजन कौन लेगा उसका, ये बॉटल खुद ले लेगी क्या रखा होगा। तो अब पाइथन ने क्या करा, हमारे पास यही प्रॉब्लम था पहले वाली प्रोग्रामिंग में, पहले हमें डिसाइड करना पड़ता था कि हम नंबर या डेटा देख कर डिसाइड करते थे कि इसमें इंटीजर रखना है। आपको इसमें कुछ भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। तो दो इश्यूज जनरेट होते थे यहाँ पर। पहला इशू क्या जनरेट होता है, पहला इशू समझना, पहला इशू क्या जनरेट होता है, आपका डेटा का टाइप, इसकी बात कर रहा हूं मैं, डेटा के टाइप की। सेकेंड इशू क्या जनरेट होता है, दूसरा इशू क्या आएगा, मैंने पाइथन का बैच लगाया, मैंने डेटा का टाइप तो डिसाइड कर दिया कि पाइथन का बैच है, दूसरा इशू क्या है मेरे पास, अरे टाइम का इशू नहीं चलो 2:30 बजे लोग आने को तैयार है, दूसरा इशू क्या आ सकता है मेरे को, वो भी मैं आऊँ भाई, बोल दूसरा इशू क्या आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आसपास, मेमोरी लोकेशन का इशू आएगा, एकदम से 50 बच्चे आ जाए, मैंने तो 2:30 बजे का करा, मेरे को किसका इशू आएगा, साइज ऑफ मेमोरी, इसका साइज ऑफ मेमोरी। ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग है, आपको इतना प्रैक्टिस, जस्ट इन कॉमन सेंस फॉर्मेट कि यार मैंने क्लासरूम तो डिसाइड कर लिया 2:30 बजे का लगाने का, तो मेरा डेटा टाइप तो डिसाइड हो गया कि मुझे पाइथन ही बढ़ानी है, लेकिन कितने बच्चे आएंगे ये मेरे पास डिसाइडेड नहीं है। अभी मैं किस में फंसा हूँ, मेरे पास एक लिमिटेड स्पेस है। अब क्या हो गया, कोई ऑनलाइन नहीं होते, सारे बच्चे ऑफलाइन आ जाते, तो क्या हो जाता है, ये स्पेस मेरे को छोटा पड़ जाता। तो अब मेरे को दूसरा इशू क्या था, मेमोरी साइज का इशू है, लेकिन पाइथन में भी यही इशू होता है वेरिएबल के साथ में। वेरिएबल के साथ में क्या इशू होता है, एक तो उसके अंदर डेटा कौन सा आएगा और वेरिएबल का साइज कितना बड़ा रहेगा, कितना बड़ा डेटा स्टोर। तो पाइथन ने इसी चीज को रिजॉल्व कर दिया। पाइथन में आपको कुछ भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, ये डिसीजन कौन ले लेगा, पाइथन सेल्फ खुद ही ले लेता है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन का साइज कितना बड़ा होगा, स्केलेबल रहता है। ज्यादा बड़ा डेटा डालोगे तो वो और बड़ा कर लेगा, छोटा डेटा डालोगे तो वो छोटा करके रखेगा, और जो उसका डेटा टाइप है वो भी पाइथन खुद डिसाइड कर लेते हैं, जैसा डेटा डालोगे वैसा डेटा वो ले लेगा।
क्लियर हुआ? तो ये इशू पाइथन के अंदर नहीं है, बस एक कांस्टेंट के बारे में मुझे बताना था कि कांस्टेंट एक ऐसा पार्ट होता है प्रोग्रामिंग सिस्टम का जिसके बिना कोई भी एक सिंगल इंस्ट्रक्शन जो लिखते हो 2+2 का प्रोग्राम आप डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर आपका ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, आपका सिलेक्टेड फॉर्म पे आ गया कि इसके अंदर जैसा डेटा आएगा वो डेटा कौन डिसाइड कर लेगा, पाइथन सेल्फ डिसीजन लेगा। तो मतलब ये दोनों इश्यूज जो थे हमारे वो हो गए रिजॉल्व, हमें उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड वन इज टोकन्स। क्या होते हैं टोकन्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। टोकन इज कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और आपको पता है प्रिंट लिखने के बाद मेरे को पैरेंथेसिस लगाना कंपलसरी है, यानी कि एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को लिखते समय उसमें जो हम अदर चीजें सिंबल्स यूज कर रहे हैं या कोई ऐसे पार्ट यूज कर रहे हैं जो पहले से रिजर्व्ड है उनके मीनिंग, जैसे डबल कोट्स का मीनिंग ऑलरेडी रिजर्व्ड है इसका पूरे का, तो इसमें टोकन्स क्या हुआ है, जो डबल कोट्स लगा है वो, जो ब्रैकेट लगे वो, ये सब चीजें क्या हुई, टोकन्स हुई। ठीक है, ये सब चीजें क्या हुई, टोकन्स हुई। ये फिक्स होती है, मतलब ग्रामर बनाते समय यूज किए जाने वाले पंक्चुएशन मार्क्स, उनको हम क्या बोलते हैं, टोकन्स बोलते हैं। ओके, ये चीज क्लियर है, सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। अभी प्रोग्राम देखोगे तो प्रोग्राम आप बोलोगे बताता नहीं, ये पूरा प्रोग्राम लिखा मैंने, हेलो, एक लाइन का प्रोग्राम होता है इसके अंदर। ठीक है, थर्ड वन इज व्हाट, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के लिए एक सिंपल सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, कीवर्ड के लिए हम बोलते हैं इट्स कॉल्ड व्हाट, रिजर्व्ड वर्ड्स। क्या बोलते हैं इसको, रिजर्व वर्ड्स। अब यहाँ पे जो डायग्राम है मैंने पूरी कहानी समझा, वो मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको सारा। अब हम वापस आते हैं अपने वाले पार्ट पे, तो यहाँ पे देखोगे दीज आर कॉल्ड व्हाट, कीवर्ड्स। मैंने बोला ना रिजर्व वर्ड होते हैं, मैंने सबसे पहले यही बोला था कीवर्ड्स का। तो ये कीवर्ड्स कैसे हैं, फिक्स्ड है, इनके मतलब पहले से डिसाइडेड है, आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। और रही बात इनको याद रखने की, काम करते जाओगे ऑटोमेटिकली याद होता जाए, काम नहीं करोगे तो ये कीवर्ड्स क्या, कीवर्ड तो छोड़ो, कुछ भी याद नहीं होता। काम करते जाओ, धीरे धीरे आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा मेरे को इंट लेना है, फॉर लेना है, इफ लेना है, क्या लेना है, वो धीरे धीरे आपका सेटअप होता जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब वेरिएबल फॉर्मेशन समझते हैं, जो बातें हमने अभी करी थी थ्योरेटिकली। क्या बात करी थी कि भाई एक वेरिएबल है a = 10 लिखा, तो एक a जो है वो क्या है, एक मेमोरी है। ये जो है वो क्या है, एक मेमोरी है। अब उस मेमोरी में मैंने क्या स्टोर कर दिया है, 10 स्टोर कर दिया है, तो ये रिजल्ट क्या देगा, a की वैल्यू क्या देगा, 10 देनी चाहिए। तो हम पहले इसको चलाते हैं, हमने पहले इस पर्टिकुलर पार्ट को चलाया, हमने क्या लिखा, a = 10। तो मैंने डायग्राम बनाया था वो समझाने के लिए बनाया था, आप इसमें देखोगे तो सिंपल सा है, हमने क्या लिखा, a = 10। क्या हमने इसमें साइज डिसाइड किया है, नहीं किया। क्या हमने पहले से बताया कि इसके अंदर इंटीजर वैल्यू आएगी, नहीं बताया, हमने तो सीधा a = 10 लिखा जैसे कॉपी में लिखते हैं और रन कर दिया। अब हमने उसको चेक किया कि बेसिकली इसकी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देता हूँ ताकि हमारे पहले से बना हुआ कोड है वो, तो फिर मैं ऑलरेडी बना चुका था, मैं इसलिए रीडिजाइन नहीं कर रहा, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो a = 15 लिखा, तो अभी a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 15। अब मैं प्रिंट कराऊंगा वैल्यू ऑफ a इज, प्रिंट स्टेटमेंट जब आप लिखते हो तो इसको मैं एक बार लिख के बता देता हूँ पूरा। तो मेरे को सबसे पहले एक प्रिंट फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, फंक्शन है प्रिंट। प्रिंट फंक्शन में सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है ब्रैकेट, ओके, और डबल कोट्स के अंदर जो भी आप लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ a इज कॉलन, वैल्यू ऑफ a इज कॉलन। अब पॉइंट ये आ गया, वैल्यू ऑफ a इज कॉलन डाला। अब मुझे क्या करना है, किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, a की। तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, ये स्टेटमेंट फिक्स है, इसमें मैं भी आपको नहीं बोल सकता कि कैसे चल रहा है, मैं आपको बता सकता हूँ, बट प्रोसेस क्या है कि वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, इट्स एन स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो हमें दूसरा जो फॉर्मेट है वो हमारा कैसा है, नंबर फॉर्मेट है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, कॉमा लगा के हमने क्या लिखा, a। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ a इज कॉलन, फिर उसके बाद a की वैल्यू प्रिंट होगी। मैंने इसको रन करा तो देखो क्या प्रिंट होके आ रहा है, 15। इसमें भी टेंशन नहीं लेना है,
धीरे 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 प्रोग्राम करोगे, ये स्टेटमेंट जो इंस्ट्रक्शन है ना, कौन सी चीज कहाँ लगानी है, तो धीरे धीरे करके सब बिल्डअप होता हुआ चलता है, डे वन में नहीं आएगा। अभी थोड़ा ऐसा लगेगा बिल्कुल ही नहीं आ रहा, और जब प्रोग्राम बनाने को दूंगा तो वो नहीं बनेंगे एक बार में। थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी। इजी है, लॉजिकल है पूरा पार्ट। ओके, सिंगल कोट से भी हो जाता है डबल सेक्शन करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट डबल कोट्स जो होते हैं ना, वो मैक्सिमम प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर हम लोग यूज करते हैं। पहला रीजन ये है, तो हमारा पैटर्न जो है वो बना रहेगा कंटिन्यूअस। सिंगल कोट से आप प्रिंट करते हो, सिंगल कोट से भी आप इस टाइप के स्टेटमेंट को कर सकते हो कि अगर बीच में कहीं और सिंगल कोट्स के बेसिस पे कोई एपोस्ट्रोफिक लग के कुछ आ रहा है तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तब आपको डबल कोट्स का फॉर्मेट लेना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों अल्टरनेटिव फॉर्मेट्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मेनली जो मेजर रीजन होता है वो ये होता है कि भाई आप अदर प्रोग्रामिंग से आए हो या किसी और प्रोग्रामिंग में भी स्विच कर सकते हो, तो ऑलवेज प्रैक्टिस व्हाट, डबल कोट्स फॉर्मेट। और डबल कोट्स फॉर्मेट को प्रैक्टिस करने से बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये रहता है कि आप दूसरी प्रोग्रामिंग में जाओगे तो वहां पर किसी भी स्ट्रिंग को आप किस फॉर्मेट में यूज कर रहे होते हैं, डबल कोट्स में यूज कर रहे होते हैं, तो आपको पैटर्न मैच करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सेकेंड वन इज, अब मैंने इसका टाइप चेक नहीं किया था, वो सॉरी टाइप दिया नहीं था मैंने कि कौन सा टाइप आएगा, तो मैं ए का टाइप निकालता हूँ, तो ए का टाइप क्या है, इंटीजर है। तो हमारे पास एक टाइप नाम का बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल होता है, जिसका काम क्या होता है कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल में किस टाइप का डेटा आया है उसका डेटा टाइप आइडेंटिफाई करने का काम करता है। उसकी क्लास कौन सी है, कौन सी क्लास का डेटा आया है, इंटीजर क्लास का आया तो उसने एक शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख के दिया आपको, इंट। अब इसी चीज को दूसरा पैटर्न ये होता है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ए की मतलब वैल्यू है ना उसका बताया। हाँ, और कैसे करने बताएगा, जिसका वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हो उसी का डेटा बताएगा, ठीक है। तो मैंने इसको रन किया तो देखो क्लास का आउटपुट भी क्या है, वही आया सेम। तो आप टाइप भी यूज कर सकते हो, आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर अंडरस्कोर एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो, फंक्शन पे भी जा सकते हो, एट्रीब्यूट पे भी जा सकते हो, ठीक है। दो पैटर्न्स हैं इसमें, ऐसे आपको बहुत जगह मैं बताता रहूंगा कि ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों चीजें सेम है, ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट, अब हमने क्या बोला था, ए की वैल्यू आप कभी भी चेंज कर दो, ठीक है। मतलब हमने यही बोला था ना कि वेरिएबल का डेटा टाइप हम डिसाइड नहीं कर रहे, कौन डिसाइड कर रहा है, पाइथन डिसाइड कर रहा है। तो अभी पहले मैंने 15 लिखा था तो वो इंटीजर ले रहा था, अब मैंने क्या लिख दिया, स्ट्रिंग लिख दिया, तो वो अब क्या लेने लगेगा, उसका टाइप इंटीजर की जगह क्या लेने लगेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट लेने लगेगा। तो मैं इसको चेक करता हूँ, मैंने चेक चेंज किया तो वो क्या दे रहा है, इसकी क्लास str दे रहा है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, दो पॉइंट क्लियर हो गए। डेटा टाइप कौन डिसाइड कर रहा है, पाइथन डिसाइड कर रहा है। मैंने नीचे चेंज किया, उसने फिर चेंज कर दिया अपने आप। मैंने डेटा चेंज किया, उसने डेटा के बेसिस पे अपना डेटा टाइप भी चेंज कर दिया, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट बोला था एक्सटेंड टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन। अगर टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन है तो टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, कोई चीज थोड़ी देर के लिए अवेलेबल है फिर गायब हो जाए, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या बोला था, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चल रहा है तब तक ये डेटा आपके पास अवेलेबल है, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म इस ए की वैल्यू का कोई सेंस नहीं बनेगा, ये मेमोरी खत्म हो जाएगी। तो मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपल सा केस किया, मैंने अपना सर्वर रीस्टार्ट कर दिया, यानी कि सब कुछ शुरू से चालू कर दिया। शुरू से चालू कर दिया तो मतलब क्या होगा, जितना टेम्परेरी मटेरियल होगा वो हट जाएगा। अब मैंने क्या करा कि मेरी ए तो मैंने मेरे दिमाग में चला है, ए को मैं तो पहले ही क्रिएट कर चुका था, लेकिन जब मैं इसको चलाऊंगा तो ए अभी नया स्टार्ट हुआ है ना, पुराने वाला मेमोरी लोकेशन तो हो गया डिलीट, अब ए कुछ भी नहीं है। अगर मैंने इसको प्रिंट करने की कोशिश करी तो मुझे क्या देगा, क्या देगा मुझे, वो नेम एरर। और नेम एरर क्या दे रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड। हमने डिफाइन किया है ए को कहीं नहीं, हमने रीस्टार्ट कर दिया था ना, ए को डिफाइन करा ही नहीं था, मैंने डायरेक्टली कौन सा स्टेटमेंट चलाया, प्रिंट वाला स्टेटमेंट चलाया। ओके, क्लियर हुआ। ओके, सो अब आपको इसको चलाना है, आप चला सकते हो बहुत आसानी से इसको चलाओ। यहाँ तक कोई डाउट है,
मतलब ये जो थ्योरी हमने पढ़ी थी कि ये टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन है, ये हमने टेस्ट करके देख ली। ओके, अब हमारा पॉइंट क्या आता है कि भाई वेरिएबल असाइनमेंट कैसे कैसे करते हैं। अब दो नंबर्स मुझे ऐड करने हैं, ठीक है, तो दो नंबर्स मुझे किसी अलग अलग मेमोरी लोकेशन में लेने पड़ेंगे। तो हमने पहले दो नंबर्स लिए, a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20। उसको चेंज कर देते हैं, 34 एंड 10 कर दिया मैंने उसको, ठीक है। अब इन दोनों का मुझे सम करना है। तो एक क्वेश्चन उठता है कि लॉजिक क्या होता है। अभी तक क्या क्या कोर्स कंप्लीट किया है? SQL, एक्सेल कुछ कंप्लीट किया है? एक्सेल कर लिया ना। अब उसमें लॉजिक लगाते हैं, फंक्शन लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं या फॉर्मूला बनाते हैं? अब बताओ, फॉर्मूला बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, लॉजिक बनाते हैं? लॉजिक भी लगाकर तो वाई करना है इससे बस उस कंडीशन को जो लागू करते हाँ, कुछ कंडीशन में फंक्शन लगाते हैं, फंक्शन है ना, कुछ फॉर्मूला फॉर्मूला दूसरा सम का होता ही है। अच्छा, फॉर्मूला देखो सिंपल सी चीज है, पढ़ा आपने सारी चीजें, बस आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई। अगर किसी ने पूछा कि फंक्शन, फॉर्मूला और लॉजिक तीनों चीजें क्या लगाते हैं, हम बोलेंगे हम तीनों लगाते हैं। तीनों का मतलब क्या है? पहली चीज, फॉर्मूला इज व्हाट, मैनुअली आप किसी चीज का कैलकुलेशन मॉडल बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला। फंक्शन इज व्हाट, जो प्री डिफाइंड है, जैसे एक्सेल में सम वगैरह है, इसमें आपका प्रिंट है, तो ये सब क्या है आपके प्री डिफाइंड मॉडल है, तो ये क्या होगा फंक्शन। अब लॉजिक क्या होता है? कुछ भी करो, एक चीज अपनी स्ट्रांग रखो, उसको बोलते हैं लॉजिक। अब वो स्ट्रांग रखने के लिए क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वो होता है मैथमेटिक्स, उसमें आपको कोई हेल्प आउट नहीं करेगा। आपको अगर कोई पार्ट दिया गया कि ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है, तो वो आइडेंटिफिकेशन जनरेट किसके थ्रू होगा? मैथमेटिक्स तरीके से होगा, वो चीज होते रहती है। तो लॉजिक इज व्हाट, इट्स एन एक्सप्रेशन टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अब मेरे को 2 + 2 करना था, तो मेरे को 10 और 34 को सम करना था, तो मैंने एक लॉजिक लिखा, एक वेरिएबल लो, इक्वल टू करो, उसमें a + b लिख दो आगे, तो जो a और b की वैल्यू होगी वो क्या होगा? प्लस होगा, और वो किस में स्टोर हो जाएगा? RES में स्टोर हो जाएगा। अब RES में स्टोर हो जाएगा, उसके बाद RES को प्रिंट करा दो। ये होता है सिंपल मैथमेटिक्स लॉजिक, ठीक है। और प्रोग्रामिंग में एक चीज बता दो, प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा लोग दो चीजों में इधर उधर भागते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है लॉजिक का, दूसरा क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट का। तो ये सारी चीजें आपको, मैं आपको पहले से इसलिए बता रहा हूँ ताकि जैसे आप इस पोर्शन पे आओगे ना, तो आपको इस पे सोचना स्टार्ट कर देना है उस लेवल पे, तो आपको प्लस पॉइंट हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। मैंने a + b किया, तो मुझे रिजल्ट कितना देना है? 34। पॉइंट समझ में आया कैसे हुआ है? नहीं आया तो मैं चला के भी दिखा सकता हूँ, ड्राई रन भी आपको, जैसे वो लोग वैसे समझा दूंगा। ये रन करता हूँ, देखो अभी समझना, यहाँ पे डेटा दिखाई देगा कैसे असाइनमेंट हो रहा है। पहला स्टेप क्या है? a की वैल्यू कितनी हो गई? b की वैल्यू 34। अब आपने क्या करा? RES = a + b। तीसरा स्टेप कौन सा चल रहा है? 5th लाइन वाला। तो उसमें क्या करोगे? 34 और 10 को सम करोगे। सम करने के बाद किसको असाइन कर दोगे? वो RES को, ठीक है। अब कोई पर्सन RES को चलाएगा, तो RES की वैल्यू कितनी हो गई? 44। तो हमने प्रिंट कराया, तो प्रिंट क्या आएगा? 44, ठीक है। दिस इज एन स्टेप, प्रोग्राम में आपको स्टेप वाइज सोचना है कैसे वो चल के आ रहा है, ठीक है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे इसकी वेरिएबल असाइनमेंट की। एक था पहला असाइनमेंट फॉर्मेट क्या था कि अलग अलग वैल्यू असाइन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मेट क्या होता है कि हम एक साथ असाइन कर सकते हैं, तो एक साथ असाइन करना है तो आपको इस टाइप का सिंटैक्स फॉलो अप में लेना पड़ेगा। किस टाइप का? a, b = 10, 20। तो a के अंदर गया 10, मैं इधर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, दिस इज कॉल्ड व्हाट 12, दिस इज कॉल्ड व्हाट 22। तो a के अंदर क्या जाएगा? 12, जो पहले है वो पहले वाले वेरिएबल में जाएगा,
जो बाद में वो सेकंड वाले वेरिएबल में जाएगा। तो 12 किसके अंदर गया, ए के अंदर, और बी के अंदर कौन गया, 22 गया। तो यू कैन यूज दिस। तो आपका डेटा क्या आ रहा है, 12 एंड 22। ठीक है। अब किसी ने बोला कि मेरे को डायरेक्टली वैल्यू असाइन करनी है, मैंने 24 असाइन कर दिया। तो सबसे पहले वैल्यू किसको असाइन होगी, बी को। फिर बी की वैल्यू किसको असाइन कर रहे हैं हम, ए को। तो बी की वैल्यू कितनी है, 24, तो ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 24। हो गया। यह आउटपुट चल रहा है नीचे। ओके। सेकंड, ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। अगर किसी ने बोला मेरे पास 2 मेमोरी लोकेशन है, ए कॉमा बी, वैल्यू कितनी डाली है मैंने उसके लिए, 20। तो एक मेमोरी लोकेशन मेरी क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी। अगर मेरी एक मेमोरी लोकेशन खाली रह गई तो हमारा पोर्शन क्या चलेगा, एरर आ जाएगी। करेक्ट। हेलो, यस, हाँ जी बोलिए। अभी 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 मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, यस। तो ये समझ में आया, ए कॉमा बी ऐसे करोगे तो ए को तो 20 असाइन हो जाएगा, बट एक पोजिशनल आर्गुमेंट आपका क्या हो जाएगा, वेकेंट रह जाएगा। तो ये किसी भी डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं होता है, इसलिए ये आपको क्या देगा, एरर देगा। ओके। सेकेंड पॉइंट, अगर आपने लिखा a इक्वल टू 10, 20, मतलब अब कितनी मेमोरी लोकेशन है, एक, उसमें आपने लिख दिया 10, 20 उसके आगे। तो ये क्या करता है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है टपल। मैं अभी आगे इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, समझाऊंगा पूरा। अभी आप बेसिक फॉर्मेट पे बस इतना बिठाना है कि इस तरीके से अगर कोई वेरिएबल में वैल्यू डाल रहा है तो वो कौन से डेटा स्ट्रक्चर में डाल देगा, उसको टपल में कन्वर्ट करके पिकअप कर लेता है। अब मैंने टपल में कन्वर्ट करके इसको पिकअप करा तो कितना आ रहा है, वैल्यू ऑफ ए इज 10, 20, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब दूसरा किसी ने क्वेश्चन पूछा था, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20? तो पाइथन में इस तरीके से पॉसिबिलिटी नहीं होती है, आप इस तरीके से राइट नहीं कर सकते। ठीक है। आप किस तरीके से राइट कर सकते हो, सेमीकोलन लगा के, a इक्वल टू 10, सेमीकोलन, b इक्वल टू 20। दिस इज पॉसिबल, इस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, किस किस तरीके से आप वेरिएबल को असाइन कर सकते हो। ओके, वैल्यू असाइनमेंट का काम। सेकेंड व्हाट इज व्हाट, यूजर इनपुट। अब पॉइंट क्या आ गया, अभी यूजर इनपुट की बात करते हैं। मैं सारा सिस्टम हटा देता हूं, मैं एक छोटा सा पार्ट रखता हूं। चलो, यहां से चीजें मैं बना दूंगा। अब मेरे पास यूजर इनपुट है। अब यूजर इनपुट करना कैसे, बहुत सिंपल सा केस है। मैं यूजर इनपुट दोबारा आपको डिजाइन करके बता रहा हूं। ऊपर वाले पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है। ठीक है। अब मेरे को यूजर इनपुट चाहिए, तो यूजर इनपुट में आपको इतनी ज्यादा कोई कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको लिखना है x इक्वल टू, क्या लिखना है, सिर्फ इनपुट। आपने इतना लिखा, मैं इसको रन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, एक बॉक्स आ जाएगा। तो इनपुट एक फंक्शन होता है जो आपको अलाउ करता है कि आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। तो आपका इनपुट क्या है, एक फंक्शन है सिंपल सा। तो आपने उसमें रन किया तो क्या आ गया, एक बॉक्स बन के आ गया। अब ये बॉक्स बन के आ गया, उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। मैंने वैल्यू डाली, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, खाली बॉक्स आ रहा था मेरे पास। मेरे को कोई ना कोई स्टेटमेंट भी चाहिए। तो अगर मुझे कोई स्टेटमेंट चाहिए तो व्हाट वी डू, आई एम यूजिंग डबल कोट्स एंड राइट हियर व्हाट, एंटर द वैल्यू, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, मैंने क्या लिखा, एंटर द
वैल्यू। मैंने ऐसे लिखा एंड एग्जीक्यूट दिस वन, तो आपके पास पॉइंट क्या आ रहा है, एंटर द वैल्यू के आगे एक बॉक्स आ रहा है, ठीक है, एंटर द वैल्यू के आगे क्या आ रहा है, एक बॉक्स आ रहा है। तो मतलब अब हमारे पास क्या है, एक यूजर इनपुट के अंदर टेक्स्ट पास कर दिया, तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिला, उससे ये बेनिफिट मिल रहा है कि आपके पास एक स्टेटमेंट है जिससे यूजर समझ सकता है कि उसके अंदर वैल्यू क्या डालना है। हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू बनी, हमने 34 क्या कर दिया, एंटर कर दिया। क्लियर, इजी था यूजर इनपुट। अब हमने क्या करा, हमें दो वेरिएबल बनाने हैं, a इज इक्वल टू इनपुट लिया और हमने एंटर कर दिया, एंटर दी फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, b लिया इक्वल टू सेकेंड वैल्यू, ठीक है, एंड फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू। मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, किस चीज का, एडिशन का। आपने इससे पहले देखा होगा, जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है उनको समझ में आ गया होगा वो किस चीज का प्रोग्राम था। मैं यहाँ पे एक सिंपल एडिशन का प्रोग्राम यहाँ पे डिजाइन करके बता, मैंने एक सी वेरिएबल लिया, उसके अंदर क्या करा है, a प्लस बी, यही करते हैं एडिशन में, और किसको प्रिंट करा दें हम, सी को। तो हमने यहाँ पे लिखा रिजल्ट इज कॉलन कॉमा सी, रन करते हैं, ठीक है, मैंने क्या लिखा, रिजल्ट सी। अब पॉइंट क्या है, मेरे को दो वैल्यू एंटर करनी है, मैंने एंटर करा 34 और फिर मैंने एंटर करा 56, रिजल्ट कितना आएगा, अरे जो हो गया 10 ऐड कर दो इसमें 44, ठीक है, मुझे पता चल गया था कैलकुलेट करने में मेहनत हो जाएगी इसमें। तो यहाँ पे आगे हमारा कितना आना चाहिए, 34, हमने एंटर किया, तो भाई इसका जो रिजल्ट है ना वो 34 नहीं आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3410, 3410। रीजन भी बताता हूँ ऐसा क्यों होगा, एंटर किया, देखो 3410 आ रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे पूरी कहानी समझते हैं, रीजन क्या है। रीजन इतना सा है कि जब मैंने एक चीज देखी, जब मैं सिंपल क्या लिख रहा हूँ, इनपुट लिख रहा हूँ, तो इनपुट एक फंक्शन है। अब मैंने एक थ्योरी आपको पहले समझाई थी, क्या पाइथन खुद सेल्फ डिसाइड करता है कि उसके अंदर जो डेटा डाला है वो डेटा किस टाइप का है ना। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था, चल रहा था वो, हमने वर्किंग भी करके देखा, वो चल रहा था, लेकिन अभी हम इनपुट ले रहे हैं, किसके थ्रू ले रहे हैं, इनपुट फंक्शन के थ्रू ले रहे हैं। अब पॉइंट ये बचता है, इनपुट फंक्शन के थ्रू अगर आप इनपुट ले रहे हो तो उस टाइम पे जो भी डेटा एंटर होगा इनपुट से वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में एंटर होता है। किस फॉर्मेट में एंटर होता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में एंटर होता है। मैं इसको रन करता हूँ, मैंने 34 एंड 33 एंटर करा, उसका फॉर्मेट देखो, टाइप क्या आ रहा है उसका, स्ट्रिंग आ रहा है। और दो स्ट्रिंग के बीच में अगर प्लस साइन लगता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कॉन्कैटिनेट करना, मतलब दोनों पहली स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ देना। तो हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या हुई थी, 34 एक स्ट्रिंग थी, 10 एक स्ट्रिंग थी, उसने भी सही किया, उसने उन दोनों को जोड़ के दिखा दिया, 34 10, ठीक है, उसने क्या करा, उन दोनों को जोड़ के दिखा दिया 34 10। अब पॉइंट था कि भाई ऐसे तो हम यूजर इनपुट लेके प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन फिर तो कर ही नहीं सकते, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि दो स्ट्रिंग मल्टीप्लाई होती नहीं है, होती है क्या, नहीं होती ना, ए इंटू बी कुछ होता है, नहीं होता। तो अब हमने क्या करा, हमें चाहिए कन्वर्जन, तो वेरिएबल की वैल्यू आप कभी भी चेंज कर सकते हो। तो मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शंस होते हैं ये, इस फंक्शन के अंदर क्या लिख दिया हमने, इंटीजर नाम के फंक्शन के अंदर जो वैल्यू आपने यूजर से इनपुट ली थी वो आपने यहाँ पर डाल दी। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करके किस में स्टोर कर देगा, इंटीजर फॉर्म में स्टोर कर देगा। तो मैं इसको यहाँ पे चला के देखता हूँ क्या इसका एग्जैक्टली इंटीजर टाइप आया, हो रहा है कन्वर्जन। लास्ट वाले क्लास को देखो, क्या कन्वर्जन हो रहा है इसके अंदर, इंटीजर आ रहा है क्लास के अंदर, ठीक है। तो अब मतलब अब न्यूमेरिकल वैल्यू बन गई, पहले क्या थी वो वैल्यू, स्ट्रिंग थी, अब क्या हो गया, वो न्यूमेरिकल वैल्यू बन गई। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे भी हमें करना है, तो एक रूल पढ़ा होगा आपने, बॉड मास। क्या करता है बॉड मास, सबसे पहले क्या सॉल्व करेगा वो, ब्रैकेट, जो उसका इनर ब्रैकेट है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इनर फंक्शन सॉल्व होगा। इनर फंक्शन कौन सा होगा, अगर इंटीजर और इसके अंदर लिख दिया इनपुट,
ठीक है, तो अब इनपुट उसके अंदर लिखा है, इनपुट लिखा है तो उसके अंदर उसका पार्ट क्या होगा, सबसे पहले कौन चलेगा, इनपुट फंक्शन चलेगा। इनपुट फंक्शन में आप जो वैल्यू इनपुट करोगे वो फिर इंटीजर फंक्शन से कन्वर्ट होकर किस में स्टोर हो जाएगी, वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करते समय मेरे पास वैल्यू आई, मैंने एंटर करा 78 और मैंने एंटर करा 6, तो अभी इंटीजर कन्वर्टर लगा रखा है मैंने, तो क्या करेगा वो 78 को न्यूमेरिकल वैल्यू बना दिया, फिर 6 को भी क्या बना देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बना देगा। अब इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा 84, मतलब इतना काम आपको करना पड़ेगा। ओके, ये चीज क्लियर हुई। अब वही एज यूजुअल जो मैं सबको दिखा देता हूँ एक बार, दैट इज कॉल्ड व्हाट, माय कैलकुलेटर। ठीक है, ये कैलकुलेटर है। अब कैलकुलेटर की कहानी समझना, 9 + 9 रिजल्ट इज व्हाट, ठीक है, 9 + 3.0 रिजल्ट इज व्हाट, है ना इसमें देखो 6.2 + 3.0 रिजल्ट इज 9. तो अब हमने एक चीज देखी, हमने नंबर्स तो देख लिए, मैंने कुछ प्लस करके दिखाया था। अब सिनेरियो समझना, मेरा एक इनपुट कैसा है, इंटीजर है, और दूसरा इनपुट कैसा है, इसमें फ्लोट है, तो आउटपुट कैसे आएगा इसके अंदर। तो आपने जब इसको रन करा, मैंने एक एंटर करा 7 और दूसरा एंटर करा मैंने 7.8, रिजल्ट इज व्हाट 14.8। तो अगर कोई भी फ्रैक्शनल कन्वर्जन है उस पार्ट में और उस फ्रैक्शनल कन्वर्जन के साथ में काम कर रहे हो, तो आपका आउटपुट हमेशा किस में आएगा, फ्रैक्शनल में। अब इसमें प्रॉब्लम हो सकती है ना, कोई बोलेगा मेरे को कभी कभी इंटीजर वैल्यू प्लस करनी है तो इंटीजर ही आउटपुट है, ये भी पॉइंट बोल सकता है वो क्लाइंट, या क्लाइंट ये बोल सकता है पहली वैल्यू फ्रैक्शनल हो, दूसरी वैल्यू इंटीजर हो, ये भी देख के आप एंट्री करो। तो हमारे पास एक डायरेक्ट फंक्शन होता है कन्वर्जन के लिए, दैट फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट, eval। eval क्या करता है, आप इसमें बस डेटा इनपुट करो, कोई भी डेटा इनपुट करो। जैसे अगर मैंने सपोज इसको रन किया, रन करते समय आई एंटर 89 और आई एंटर 7, दोनों कैसी वैल्यूज है मेरी, दोनों वैल्यूज कैसी है, इंटीजर वैल्यूज है, तो आउटपुट कौन सा आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। बट एक आध वैल्यू फ्रैक्शनल होती तो आउटपुट फ्रैक्शनल फॉर्म में आता। हमने एंटर करा 3 और इधर एंटर करा 4.5, रिजल्ट इज व्हाट, फ्रैक्शनल वैल्यू। मतलब अब आप क्या यूज कर सकते हो, eval यूज कर सकते हो, आपको रेस्ट्रिक्टेड होने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी वैल्यू आ सकती है तो आप क्या यूज करो सकते हो, eval यूज करो। ठीक है, सबसे इजी तरीका ये होता है। क्लियर हुआ, चलो ये लास्ट पार्ट और देख लो, फिर जो ट्यूसडे से स्टार्ट होगी इसके आगे स्टार्ट होगी, ये बेसिक पार्ट था। तो ये फाइल मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, आप निकाल सकते हो, यूज करके देख सकते हो। क्या नहीं ग्रुप बन जाती, क्लासरूम पे जाएगी, गूगल क्लासरूम का मैं कोड दे दूंगा, अभी क्लास में ले लेना, उस पर ज्वाइन कर लेना, वहां से फाइल मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। व्हाट्सएप पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे कल जो मैसेज आया था ना, बस वही आएगा, क्योंकि मैं कल मीटिंग में था, पॉसिबल नहीं था मेरा एकदम से आना, इसलिए मैंने मैसेज किया था कि 2:30 बजे वाला सेशन मुझे ऑफ करना पड़ा। सिर्फ वही उसी टाइप के मैसेज आते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कभी कभी रैंडम क्लास भी लगा देता हूँ, तो उसका इन्फॉर्मेशन मैं डाल दिया करूँगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप उसके लिए, बाकी सारा मटेरियल सब क्लाउड पे पड़ा है, वहीं से एक्सेस करो, यूज करो और सीखते जाओ, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन। बट हमारे पास दो टाइप के डिवीजन होते हैं, एक होता है फ्लोट डिवीजन, एक होता है फ्लो डिवीजन। कोई पार्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा है, 7/2, रिजल्ट कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 3.5। मैंने फिर यहां पर भी वही किया, 7/2, क्या किया 7/2, बट मैंने क्या यूज किया, फ्लो डिवीजन यूज किया। तो फ्लो डिवीजन क्या होता है,
स्लो डिवीजन होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू देता है, डॉट के बाद वाली वैल्यू नहीं देगा। तो 0.5 की जो वैल्यू वो डिस्प्ले नहीं करेगा, वो रिजल्ट क्या देगा आपको, सिर्फ 3। ठीक है, अब 7.5 आपने देखा था, 7 डिवाइडेड बाय 2 था, 3.5 आ रहा था, 3 तो हमारा वैल्यू आगे, कुछ ना कुछ तो बचा ही होगा ना फिर, कहीं ना कहीं। तो एक पार्ट और बचता है किसके अंदर, रिमाइंडर में। तो वी यूज व्हाट, मॉड्यूलस। तो कितना बचा होगा इसमें, 1 ही बचेगा, 3 तो उसमें निकल गया, 1 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना बचा है, 1। ओके, अब ये पावर कैलकुलेशन होता है डबल एस्टेरिक का साइन। दिस डबल एस्टेरिक इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, पावर कैलकुलेशन। मतलब अगर मैंने लिखा 2 to the power 3, ये लिखा हुआ है, या 5 to the power 3, कितना होता है 5 to the power 3, 5 into 5, सॉरी बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 into 5, 5 into 2, ओ सॉरी 5 का स्क्वायर 25 ना। ठीक है, अब 5 into 3 125। ठीक है, क्लियर हुआ। ये था बेसिक, छोटा सा। पाइथन के टॉपिक छोटे हैं और आसानी से समझ में आते हैं। हाँ ठीक है, 2+2 कर रहे हैं, इसमें ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, इसलिए बहुत सिंपल लैंग्वेज है। हाँ, VBA स्टैटिक प्रोग्रामिंग है, ये डायनेमिक टाइप का प्रोग्रामिंग। डायनेमिक टाइप में जितनी भी प्रोग्रामिंग पढ़ोगे ना, इतनी सिंपल मिलेगी। और VBA एक स्टैटिक प्रोग्रामिंग है। जब VBA आप कोड करते हो तो उसमें आपको सेल का डेटा टाइप डिसाइड करना पड़ता है, डिम करके। उसमें जो डिम होता है ना, वो मेमोरी लोकेशन डिसाइड कराता है, मतलब उसके अंदर डेटा कौन सा है, क्रिएट करने का काम करता है डिम। तो अब उसमें आप इंटीजर देखते हो तो आपको फिक्स करना पड़ता है। इसमें आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। VBA कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, आप स्किप कर सकते हो। अगर आप VBA नहीं कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, तो VBA को आप स्किप कर सकते हो, कोई काम नहीं करता। मार्केट में आपको बहुत रेयर केस में मिलेगा। हाँ, VBA मैक्रो रिकॉर्डिंग आपको आनी चाहिए, थोड़ा बहुत आप एडिट करना जानते हो, उस पर्पस पे आप उसको पढ़ के रखो। मास्टरिंग करने की जरूरत अब नहीं है, पहले थी, अब नहीं है, क्योंकि कोई काम नहीं करता, कोई कंपनी यूज नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, एक बार चला के देख लेना। प्रोग्राम्स ऑलरेडी हमने बना रखे हैं, ये सारे प्रोग्राम्स आप देख लेना। एक बार मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, क्योंकि आगे जो पार्ट होगा ना, उसमें हम यही प्रोग्राम दोबारा उठा लेंगे। दीज आर द असाइनमेंट फॉर्मेट। जाने से पहले रुक जाना, मैं आपको कोड वगैरह दे देता हूँ, इसके क्लासरूम कोड वगैरह ले लो, जिससे आपको मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, अब कोई वो नहीं है, फ्रेश बच्चा नहीं है, सारे के सारे सेम पेज पे हो। ट्यूसडे को क्लास आगे बढ़ेगी, तो अकॉर्डिंगली ट्यूसडे से क्लास मिस मत करना, क्योंकि क्लासेस मिस होंगे ना तो बहुत लंबा वो हो जाएगा,